So hello guys, welcome back. Now we are discussing your chapter triangles. तो ट्राइंगल्स को पढ़ने से पहले जो सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज देखना है वो है इसका थ्योरी। तो थ्योरी में हमें क्या क्या समझना है इस चीज को सबसे पहले देखिए। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है ट्राइंगल्स की फॉर्म में। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट बोले जाते हैं बेटा जब उनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो एंड मतलब कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको भी एकदम सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइड आपकी 6 है, ये साइड आपकी 8 है और ये साइड अगर आपकी 10 है, तो इनमें से किसी भी एक साइड को 8 होना पड़ेगा, किसी भी एक साइड को 6 होना पड़ेगा और किसी भी एक साइड को यहाँ पे 10 होना पड़ेगा। तो ही ये फिगर हम कह सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं ये 8 वाला साइड 8 वाले के इक्वल है, ये वाला जो 6 वाला साइड है वो 6 वाले के इक्वल है और ये जो आपका 10 वाला साइड है वो आपके यहाँ इस 10 वाले के इक्वल है ना। तो यहाँ पे हमारी ये जो साइड्स हुई ये आपस में इक्वल हो चुकी हैं। पहला तो ये चीज है। और अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो अगर मैं बोल रहा हूं ये बाय चांस हमारा एंगल 60 डिग्री है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो 10 के सामने जो एंगल होगा वो भी 60 ही होना पड़ेगा। 8 के सामने वाला एंगल लेट्स से आपने एज्यूम किया 70 है, तो यहाँ पे 8 के सामने जो हुआ वो भी 70 हुआ क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाने है ना। और अगर 6 के सामने वाला एंगल लेट्स से यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे भी जो 6 के सामने एंगल होगा जिसको मैं 50 डिग्री बोलूंगा, तो आई कैन से दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड द रीजन इज इनकी तीनों की साइड भी एक जैसी है और तीन एंगल्स यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग है यानी जो जिसके सामने है वो भी यहाँ पे इक्वल है। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है बेटा। और अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एक सिंपल से लैंग्वेज में बात करूं, तो अगर मैं आपको कोई फिगर दूं यहाँ पे सिंपल सा और मैं बोलूं क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, उसको देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला सर्कल छोटू सा, और एक और सर्कल मैं आपके लिए अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो उसको भी अगर मैं आपको दिखाऊं, और दूसरा सर्कल मैंने आपको दिया ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सर्कल। तो क्या ये दोनों सर्कल जो हमारे हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? दैट इज द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। तो सिंपल सी बात है सर, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि नो डाउट इनका जो शेप है वो तो एक जैसा है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। साइज सेम होने का मतलब यह है कि अगर मैं इस सर्कल को इस बिगर वाले सर्कल के अंदर ले जाऊं तो सिंपल सा बात है ये बिगर वाले सर्कल को ओवरलैप नहीं कर पाएगा, आप देखिए। और अगर इनका साइज और शेप एक जैसा होता तो ये इस पूरे सर्कल को ओवरलैप कर जाता। ओवरलैप करने का मतलब है कि अगर आप देख रहे हो इस फिगर में, तो मैं इसको भी यहाँ ओवरलैप करवा रहा हूँ कुछ ऐसा। तो ये देखो अब ये पुराना वाला सर्कल हमारा ऑलमोस्ट ओवरलैप हो चुका है। हाँ, अब इनका साइज और शेप सेम है। तो अब ये दोनों सर्कल जो हमारे थे, अब हम इन्हें कह सकते थे कि ये बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इसको ये ओवरलैप कर पा रहा है, एज यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। तो यही हमने लिखा है इस थ्योरी में कि अगर आप अपने ट्राइंगल को स्लाइड करो, रोटेट करो, फ्लिप करो, टर्न करो, कुछ भी करो, वो एक जैसे दिखने चाहिए और वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करने चाहिए। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ जाना ही को हम कोइंसाइड बोलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ट्राइंगल की यहाँ पे बात करूं, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इसको मैं साइड्स को अगर मैं रब करूं तो क्या ये दो ट्राइंगल आपको देखने से लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है? तो इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। अगर ये इसको ओवरलैप कर जाएगा तो डेफिनेटली ये है, देखो ये इसको पूरा ओवरलैप कर गया, तो जो इसका साइज और शेप है वो एकदम सेम है। तो यस, ये दोनों आपके यहाँ कॉन्ग्रुएंट हैं।
लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को छोटा कर दूं तब आप कहोगे इनका शेप तो सेम है लेकिन साइज का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं हो सकते। गॉट इट? ठीक है। अब होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपको पता है, सिंबल ऐसे बनाया जाता है, इक्वल टू के ऊपर ये हल्का सा कर्वी पाथ इसको कॉन्ग्रुएंट बनाने में आपको हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन को करने में भी आपको हर बार ये सिंबल को यूज करना है। ठीक है, अच्छा। अब इसी की पार्ट में थ्योरेटिकली अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तभी किया जा सकता है जब आपके पास ये चार प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। ठीक है, और इसमें एक और एडिशन होता है RHS का, लेकिन उसको अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो लास्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो लास्ट एक्सरसाइज में वी विल सी कि ये RHS क्या होता है। फिलहाल तो ये है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। तो जब भी आप इनको यूज करेंगे, जब भी आप इन्हें यूज करके किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हो तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। अगर आप किसी क्वेश्चन को साइड 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 से प्रूव कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो। जैसे ये साइड आपने बोला सर इसके इक्वल हुआ, दूसरी साइड सर लेट से x के इक्वल हुई, और तीसरी साइड सर इसके इक्वल हो गई। तो जब आपने तीनों साइड को एक दूसरे के इक्वल दिखा दिया तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो वाया SSS, यानी साइड साइड एंड साइड। गॉट इट? कोई चैलेंज नहीं। अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो आप उसको SSS से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब साइड एंगल साइड कैसे लगता है बेटा? लेट से आपने इस साइड को और इस साइड को इक्वल किया, इस साइड को और लेट से इस साइड को इक्वल किया, और इस एंगल को आपने इस एंगल के इक्वल दिखाया। ठीक है, तो क्या आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल पाओगे वाया SAS? सॉरी टू से आप इसको नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, साइड के बीच में होना चाहिए एंगल, दोनों साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। यहां पे दोनों साइड्स के बीच में एंगल है, तो ये तो SAS को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों साइड्स के बीच में इस एंगल को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हम इसको SAS से प्रूव नहीं कर सकते। यस, ये क्वेश्चन SAS से जरूर हो जाता अगर हम इसमें इस वाले एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाते। हो सकता है आपको भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वी विल सी दी क्वेश्चंस आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी। तो बस अब वेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जहां से हमें इन चीजों के बारे में और समझ में आएगा। ठीक है, अब तीसरा आपके पास आया है एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड में क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, ये एंगल उसके बाद वाला एंगल, और क्योंकि यहाँ फिर साइड का नंबर आया है तो यानी ये साइड। तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में जब दो एंगल के बाद कोई साइड आएगी, लेट्स से आपने बोला ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख सकता है दिस इज एंगल एंगल एंड देन द नंबर ऑफ योर साइड। तो ये आपका AAS से प्रूव हो गया है। एंड द लास्ट वन इज योर एंगल साइड एंगल। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपकी ये जो साइड है बाई चांस ये साइड बीच वाली यूज हो जाती तो ये हो जाता एंगल, फिर आई साइड और फिर एंगल। ऐसे ही अगर मैं इसके इक्वल रखता तो एंगल साइड एंगल। तो इन चारों प्रॉपर्टी से वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इन चारों प्रॉब्लम्स को हम धीरे धीरे देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, तो अब जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं बहुत रिलैक्स होके। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, प्रूफ ऐसा लिखा जाता है, लेकिन मैं आपके लिए सीधे सॉल्यूशन में, यानी मैं आपके प्रूफ से स्टार्ट करूंगा इन वीडियोस में। क्लास में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि गिवन टू प्रूफ कैसे लिखा जा सकता है।
तो प्रूफ में स्टार्ट करने से पहले मुझे दिखाना है ट्राइंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी के। तो आपको दिखाना है कि जो ट्राइंगल एबीसी होगा वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एबीडी के। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इसको बिल्कुल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो आराम से देखना। आपके क्वेश्चन ने बोला है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ एबीसी और एबीडी को कॉन्ग्रुएंट। तो लेट मी टेल यू फ्यू रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूं जो मुझे ऑलरेडी यहां से पता है। जो जिस सीक्वेंस में लिखा होता है वो उसी सीक्वेंस में इक्वल होता है। मतलब जैसे ये 1 2 3 पोजीशन पे हैं, ये भी 1 2 3 पोजीशन पे हैं, और अगर आपको क्वेश्चन ने बोला है कि इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाइए, तो क्लियरली मुझे पता है मेरा ए बी यहाँ ए बी के इक्वल होगा, देन मेरा 2 3 यानी मेरा जो बी सी वाला साइड है वो यहाँ बी डी के इक्वल होगा, और जो मेरा 1 और 3 है यानी मेरा जो ए सी वाला साइड है वो ए डी के इक्वल होगा। ये मुझे बिल्कुल पता है क्योंकि 1 2 3 और 1 2 3 सीक्वेंस में बैठे हैं ये लोग, तो यानी इनका जो साइड का जो इक्वल होना है वो भी इसी सीक्वेंस में होगा। वहीं जो एंगल ए बनेगा ट्राइंगल 1 के लिए और जो एंगल ए बनेगा ट्राइंगल 2 के लिए वो भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 1 1 पोजीशन पे बैठे हैं। सिमिलरली ट्राइंगल बी क्या मतलब ट्राइंगल B1 बने, जो एंगल B1 है ट्राइंगल फर्स्ट के लिए, और जो भी एंगल B2 होगा ट्राइंगल सेकंड के लिए वो भी आपस में इक्वल होंगे, और एंगल C और एंगल D को भी यहाँ इक्वल होना है क्योंकि दोनों 3 3 पोजीशन पे बैठे हैं। सो ये सारे आउटकम्स आपको ऑलरेडी पता है कि ये 6 के 6 आपस में इक्वल हैं, बट सॉरी टू से आप इन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अब मैं जिसको यहां इंक्लूड कर पाऊंगा मैं सिर्फ उसी के बारे में यहां लिख सकता हूं। तो प्रूफ करते टाइम मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को लगाने से। तो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन ने मुझे बोला है AC और AD मेरा इक्वल है। गॉट इट? तो इस ट्राइंगल का जो AC है और इस ट्राइंगल का जो AD है वो आपको गिवन है। आपको देखो ये पता भी था कि ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन आप उस बेसिस पे नहीं लिख सकते थे कि हमें ऑलरेडी पता है। वो तो हमें क्वेश्चन ने गिवन किया है तो हम इस आउटकम को ले पाए हैं कि AC हमारा AD के इक्वल है। ये समझ में आया होगा। अब आपका जो AB है उसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। अब एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि AB ने अगर इसको बाइसेक्ट किया तो अगर मैं इसको A1 बोलूं और नीचे वाले एंगल को A2 बोलूं, तो आपका पूरा का पूरा एंगल अगर बाइसेक्ट हुआ है तो एज पर माय फिगर एंगल जो मेरा A1 है और जो मेरा एंगल 2 है वो यहाँ पे आपस में इक्वल होंगे। और इसका रीजन क्या है कि जो मेरा AB है उसने क्या किया है, उसने बाइसेक्ट किया है आपके एंगल A को। ठीक है, अच्छा जी, एग्जामिनेशन में अगर आप A1 A2 से नहीं दिखाना चाहते तो इसी चीज को आप पूरा पूरा नेम दे सकते हो और आप बोल सकते हो एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, है ना। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो अगर आप कन्वीनियंट नहीं हो A1 A2 की फॉर्म में। तो इसका रीजन भी यहाँ सेम है, तो आप इनमें से किसी भी एक पॉइंटर को ले सकते हो। अगर आप A1 A2 को लोगे तो मेक श्योर A1 A2 फिगर में बना होना चाहिए। तो हमें 2 पॉइंट्स यहाँ मिल गए, और तीसरा पॉइंट इसने हमें कोई नहीं दिया गिवन में, तो वी हैव टू जज फ्रॉम दिस साइड। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि AB को AB के इक्वल होना था, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, लेकिन क्या ये गिवन था? ये गिवन नहीं था सर। तो क्या AB और AB आपस में किसी भी और प्रॉपर्टी से इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। आपका ये जो AB है इस ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का भी जो AB है, ये दोनों सर आपस में कॉमन है ना।
और अब मुझे अगर ये कॉमन मिल चुका है तो फाइनली आई हैव ऑल दीज 3 पॉइंट्स, तो आई कैन से, अब मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन में इन्हें प्रूव करना था, तो आप इन्हें कॉन्ग्रुएंसी का साइन पहले ही नहीं लगाते, आप लिखते हो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, आपने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए और फाइनली यू गाइस विल से कि हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो यहाँ कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ABD के, है ना, बाय विच प्रॉपर्टी। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इन 6 में से, सॉरी इन 4 में से, देखते हैं चलिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपने किसको इन्वॉल्व किया, आपने इस साइड को इन्वॉल्व किया, आपने किस एंगल को इन्वॉल्व किया, आपने इस एंगल को इन्वॉल्व किया, और आपने किस साइड को अगेन इन्वॉल्व किया, इस वाली साइड को इन्वॉल्व किया। तो आपने अपने ट्राइंगल में बेसिकली ये और इसको यूज किया है, तो दिस इज साइड एंगल साइड। तो सिंपल सी बात है, आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से, है ना, ये हो गए आपस में जी कॉन्ग्रुएंट। तो पहला तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब जैसे ही ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, आपको बताना है BC और BD का क्या रिलेशन है। सो अब एक वर्ड होता है CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, तो वाया CPCT आई कैन से माई BC इज इक्वल्स टू BD, है ना। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इसका रीजन क्या है, रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं कई बार क्लास में, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। रीजन बड़ा सिंपल है, जब आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया था तो आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाया था, है ना, ये वाले स्टेप में। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैंने तुम्हें समझाया था, तो इस एंगल के सामने वाली ये जो दोनों साइड है, इन दोनों एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं, और उसी को हम CPCT के रूल से सॉल्व करते हैं। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि आपका BC और BD CPCT से इसलिए प्रूव हुआ है क्योंकि आपके जो एंगल आपने प्रूव किए थे आपस में इक्वल, ये उनके ऑपोजिट वाली साइड्स हैं, और CPCT में जब एंगल सेम होते हैं तो उनके ऑपोजिट वाली साइड को सेम किया जा सकता है वाया CPCT। ओके, तो आई थिंक योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लियर टू यू। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो अब चलते हैं हम इसके सेकंड प्रॉब्लम पे। अब यहां पे आपको 3 चीजों को प्रूव करना है, तो मैं स्लोली यहां पे आपके लिए क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में आपको ABD को और BAC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो आपको यहाँ ABD को और आपके जो ट्राइंगल है BAC को, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सबसे पहला तो ये पार्ट है आपका, ठीक है। चलिए, इनको दिखाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स ढूंढते हैं, और अगर मैं इसके सीक्वेंस को यहाँ देखूं तो ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। तो आइडियली क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ करना चाहिए। आपको 2 चीज गिवन है, आपका जो AD है वो BC के इक्वल है, ठीक है, और जो आपका एंगल DAB है वो CBA के इक्वल है। इसके अलावा कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा। सिंपल सी बात है, क्या साइड AB और क्या साइड BA इस पर्टिकुलर फिगर में आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ढंग से देखें तो ये वाले ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की यहाँ पे बात चल रही है, ये वाले, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। आई थिंक ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो मैं इसको किसी और कलर से करता हूँ। ये वाले भाई, ये 2 ट्राइंगल्स की बात चल रही है, ठीक है, इन दोनों की बात। तो सिंपल सा बात है, अगर इन आप दोनों ट्राइंगल्स को देख पा रहे हो तो इन दोनों ट्राइंगल में जो साइड AB है और दूसरे ट्राइंगल की साइड जो BA है वो आपस में है कॉमन, है ना।
तो ये आपस में कॉमन है, तो भाई ये देखो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ये कॉमन है, उस वाले ट्राइंगल के लिए भी ये कॉमन है, ठीक है। तो जब ये कॉमन हो गया तो इस आउटकम को हमने यूज कर लिया। दूसरा, अगर आप ढंग से देखें तो क्या दूसरी साइड भी इन्वॉल्व हो सकती है, देखते हैं भाई। क्या BD और आपका AC इक्वल है? क्या BD और आपका AC इक्वल है? क्वेश्चन ने ये नहीं दिया, क्वेश्चन ने ये नहीं दिया, ये तो सर हमें प्रूव करना है। अब जो चीज हमें प्रूव करनी है वो तो हम ले नहीं सकते, तो BD और AC को तो आई कैन नॉट टेक, ठीक है, चलो सर नहीं ले सकते। अब तीसरा पेयर यहाँ पे बचा साइड का, क्या A3 और इसका A3, क्या AD और BC को इक्वल बोला गया है? हाँ सर, AD और BC को इक्वल बोला गया है, तो आप इस आउटकम को यहाँ ले सकते हो। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन ने AD को और BC को यहाँ इक्वल लिखा है और इसको मैं यूज कर सकता हूं, तो मैं डेफिनेटली इस पार्ट को भी यहाँ उठाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास फिगर में आप देखो ये दोनों भी आपस में इक्वल। अब चलते हैं एंगल्स के वर्ड में। जब आप एंगल्स के वर्ड में चलोगे तो आपको बस मुझे एक छोटा सा चीज ये बताना है कि आपका जो एंगल गिवन है आपको, यानी DAB यानी ये वाला एंगल, और CBA यानी ये वाला एंगल, दोनों फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हैं, ये आपस में इक्वल बोले हुए हैं, तो क्या हम इनको यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली सर आप इनको यूज कर सकते हो। तो जो DAB एंगल है आपका, वो एंगल CBA के इक्वल है, और ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आ गए, और अगर आप इस फिगर को ढंग से देखें तो आपने इस साइड को इंक्लूड किया, आपने इस साइड को इंक्लूड किया, और ये था आपका एंगल ए, आपने इसको इंक्लूड किया, तो ये हो गया SAS से अगेन। सो यस, ट्राइंगल ABD जो हमारा है वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बन गया ट्राइंगल BAC के वाया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में। अब जैसे ही ये आपका इक्वल आ गया, तो बाकी के जो पार्ट नंबर 2 है और जो पार्ट नंबर 3 है, उन दोनों को आप बोल सकते हो बाय CPCT से डायरेक्टली यू कैन से दे बोथ आर इक्वल, है ना। ये दोनों के दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अब हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में, इसमें तो मैं टू प्रूफ लिख देता हूं, क्योंकि जो आपको दिखाना है यहाँ पे, आपको क्या दिखाना है कि जो CD है ना, CD, ये जो लाइन CD है, इसने क्या किया है, आपकी ये जो लाइन AB है उसको बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो CD ने अगर AB को बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा ये चीज है। मैं थोड़ा कैमरे को सेट कर लूं, ओके। सो अगर इसमें ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे AD को, है ना, तो अगर ये CB AD को बाइसेक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, यानी वो आपसे OA को OB के इक्वल करवाना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। यानी वो चाह रहा है कि आप OA और OB को इक्वल दिखाओ। अब इस पूरे चैप्टर में आप डायरेक्टली किसी को इक्वल नहीं दिखा पाओगे, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस। आपको हर बार यहां कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा अपने ट्राइंगल्स को। तो सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को यहां प्रूव करने जाऊंगा, इस क्वेश्चन को, तो आपको यहां दो ट्राइंगल्स को पिक करना है जिन्हें करेंगे आप कॉन्ग्रुएंट, और वो दो ट्राइंगल आपको इजीली यहां पे दिख भी रहे हैं, वो है ट्राइंगल OAD, और दूसरा आप लोगे ट्राइंगल OBC, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि 90 डिग्री आपको यहाँ गिवन है, इक्वल परपेंडिकुलर बोले हुए हैं यहाँ पे, तो इनका मीनिंग हम देखते हैं धीरे धीरे क्या है, ठीक है। चलो
फिगर में तो बहुत कुछ क्लियर है। उसने क्या बोला है आपको, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहली बात, AD और BC जो है वो आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि उसने बोला है ये दोनों क्या है, ये इक्वल हैं और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो ये दोनों क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों का लेंथ सेम है और ये दोनों 90 बनाते हैं, तो सिंपल सा बात है आपका BC और ये आपका AD आपस में इक्वल है और ये परपेंडिकुलर भी यहाँ बना रहे हैं, तो सिंपल सा बात है ये दोनों एंगल 90 हो गया। तो दूसरा पॉइंटर आपको मिला कि आपका एंगल B और एंगल AB इक्वल है और रीजन इज सेम, क्योंकि ये इक्वल परपेंडिकुलर है। कहाँ पे, आपकी ये जो लाइन AB है उसमें ये इक्वल परपेंडिकुलर है जो क्वेश्चन ने गिवन किया हुआ है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट ढूंढने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करना है। आप यहाँ देखें तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो आपने अभी क्या किया, तीसरे पॉइंटर के लिए आपने AOB को इक्वल दिखाया। सिंपल सा बात है, AOD को, सॉरी दिस इज D, लेट मी रब दिस फॉर यू। ओके, सो आपने यहाँ पे इस वाले एंगल को, नीचे वाले की बात चल रही है, सो AOD को आपने इक्वल दिखाया यहाँ पे BOC के, और आपने बोला ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जैसे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपने कर दिए, आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हो कि आपका जो ट्राइंगल OAD है वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो चुका है आपके ट्राइंगल OBC के इक्वल, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। और वाया विच प्रॉपर्टी, अगर आप ढंग से देखो, आपने ये साइड इन्वॉल्व किया, ये एंगल और ये एंगल, तो SAA नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये आपने किससे प्रूव किया, एंगल साइड से। देखो एंगल आया और साइड आई, सो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने इसको यहाँ पे कर दिया कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपने यहाँ CPCT से क्या बोला कि आपका जो OA है वो यहाँ पे OB के इक्वल है, और जैसे ही OA OB के इक्वल आया, फाइनल स्टेटमेंट में आपने लिख दिया, इसका मतलब है कि हमारा जो CD है सर, उसने बाइसेक्ट किया है हमारी लाइन AB को, है ना। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। आई थिंक बहुत इजी लैंग्वेज था, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 में आप देखो तो मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट आपको ऐसे ही नहीं दी जाती, वो आपसे कुछ ना कुछ यूज करवाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 मेथड हैं सॉल्व करने के। तो मैं आपको ये जो सॉल्यूशन दे रहा हूं वो मैं आपको मेथड 1 से दे रहा हूं, ठीक है, मेथड 2 से नहीं दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है, L और M जो यहाँ पे हैं वो 2 पैरेलल लाइंस हैं, आपको दिख रहे हैं, है ना, बोला उसने LM है 2 पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल लाइन जो कि है P और Q। तो P और Q भी आपस में पैरेलल है। अगर कोई 2 लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और अगर ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे जाती है, तो आपको पता है ये दोनों एंगल्स जो आपके होते हैं ये बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एम आई क्लियर टू यू? और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कोई 2 लाइन इस वे में पैरेलल है तो कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जो इनको कट करती है, उसमें भी अगर आप इस Z को ढंग से देखें तो इस Z के बीच में जो 2 एंगल आते हैं उनको भी बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एम आई क्लियर टू यू? अब इसको समझाने का यहाँ लॉजिक क्या है, अब बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो होते हैं, आपको किसी भी फिगर में अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल हैं, आपको अपनी फिगर में सिर्फ Z को ढूंढना होता है और उस Z के अंदर जो भी एंगल्स फंसते हैं उन्हें बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है सर। अब अगर सर ये क्वेश्चन में हमें इस चीज को ही ध्यान रखना है
तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि जब आप ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को कॉन्ग्रुएंट करना चाहोगे, तो पहला पॉइंट तो मुझे देखते ही पता चल रहा है बेसिकली ये इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करना चाह रहा है। तो पहले ही भाई पहले पॉइंट में ही AC और जो CA है यानी AC वो दोनों आ गए कॉमन, यहां तक कोई चैलेंज। दूसरा आप क्या बोलोगे, इसको देखो, अब आपका ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल हो गए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो एंगल ACB है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, एंगल DAC के इक्वल आ गया। और मैं क्या बोलूंगा, मैं आपसे सिंपल ये बोलूंगा क्योंकि L और M आपस में पैरेलल है और AC यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है या एक ट्रांसवर्स है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है ये दोनों किस प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों हो गए, क्योंकि LM पैरेलल था और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। सिमिलरली अगर आप देखो तो आपका P और L भी आपस में है ना पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे जो आपका एंगल BAC होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल DCA के इक्वल हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना, क्यों होगा, क्योंकि आपका P और Q आपस में पैरेलल है, AC आपका यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सिंपल सी बात है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये भी आपका क्या हो गया, एक सिंपल सा बात है इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो फाइनली द क्वेश्चन इज डन। अब लास्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं इसको रब कर देता हूं इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल का लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। तो लास्ट स्टेप में नथिंग आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे ट्राइंगल ABC जो मेरा ये है, ये मेरा यहाँ कॉन्ग्रुएंट आ चुका है ट्राइंगल CDA के, और वो किस प्रॉपर्टी से आया है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल साइड एंगल इन्वॉल्व हुआ। तो सिंपल सी बात है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, सो आई थिंक ASA से ये प्रूव होने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इस वे में भी किया जा सकता है और आप कर सकते हो अनटिल अनलेस आपके स्कूल में कोई डिफरेंट वे ऑप्ट ना किया गया हो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो, इसको फटाफट से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है। इसका मैं सीधे प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ में जो हमारा पहला पार्ट है, आपको यहाँ ट्राइंगल APB को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है AQB के, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ही ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे आप देखो एंगल A और एंगल A को उसने बोला हुआ है कुछ ना कुछ, तो जो वो बोल रहा है पहले मैं उसको रीड कर लेता हूँ। लाइन L जो है ना, उसने आपके एंगल A को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर कल के दिन ये एंगल A है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना। तो जैसे हमने पीछे किया था इस क्वेश्चन को, सेम वही लॉजिक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एंगल BAQ है, BAQ जिसको मैं यहाँ पे A1 लिख रहा हूँ, ठीक है, वो ये किसके इक्वल है, वो आपका इक्वल गया है यहाँ पे BAP के, जिसको मैं एंगल A2 नाम यहाँ दे रहा हूँ। ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है, इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि जो लाइन हमारी L है उसने क्या किया है, वो बनी है बाइसेक्टर, है ना। तो वो बाइसेक्टर बनी है हमारे एंगल पूरे A की। तो पहला पॉइंट आई हैव विद मी। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट पॉइंट दे हैव रिटन कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। अब भाई परपेंडिकुलर का मतलब सिंपल है कि दोनों 90 डिग्री बनाएंगे।
तो सेकंड पॉइंट में अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं किसको ऐड करूंगा कि जो मेरा एंगल Q है ना, उसने बोला है ना आपका BP और BQ आपके पैरेलल है, तो जो मेरा एंगल P होगा ट्राइंगल APB में और जो मेरा एंगल Q होगा वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों यहाँ 90 डिग्री होंगे। और उसका एक्सप्लेनेशन आपको क्या लिखना है, आपको बोलना है क्योंकि आपका जो BP है और जो आपका यहाँ BQ है ये दोनों क्या है, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो सिंपल सी बात है ये 90 डिग्री बनाएंगे। और लास्ट पॉइंट अगर आपको दिख रहा होगा तो आप इजीली बोल सकते हो। तो ये दो पॉइंट्स तो वो थे जो आपको गिवन थे, तीसरा कहाँ से ढूंढ के लाएं। नॉर्मली आप ट्राइंगल्स को जब रीड करोगे आपको पता चलेगा यहाँ पे भी ए बी लिखा है, यहाँ पे भी ए बी है। इसका मतलब है कि जो हमारा ए बी होगा, दोनों ट्राइंगल्स का जो साइड ए बी है वो आपस में कॉमन आ चुका है डियर। तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, ट्राइंगल ए पी बी जो आपका है वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बन चुका है ट्राइंगल AQB by which property you can easily see एंगल साइड से। ठीक है, क्योंकि आपने किन दो एंगल्स को यूज किया, इसको यूज किया और इस 90 वाले को यूज किया था आपने। ठीक है, और एक साइड आपने कॉमन वाली इसको इन्वॉल्व किया था, तो ये बना आपका एंगल साइड। सो एंगल साइड से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, पार्ट नंबर 2 में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बाय CPCT से यू कैन से आपका जो यहाँ पे BP है और जो आपका यहाँ BQ है वो आपस में इक्वल है। और इससे क्या पता चलता है कि जो आपका B है वो एंगल A की जो आर्म्स हैं, आर्म्स मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं वहां से इसका डिस्टेंस इक्वल है ना। तो यही डिस्टेंस इक्वल दिखाना था आपको, तो वो आपने दिखा दिया। तो आई थिंक ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको दो ट्राइंगल पकड़ने हैं जिसमें BC और DE आपको दिख रहा हो क्लियरली। अगर मैं यहाँ ढंग से देखूं तो मुझे दो ट्राइंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABC। अगर आप ट्राइंगल ABC को देखो, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ABC जो देख रहे हो आप, है ना, इसको एक को आपको पिक करना है। इसको क्यों पिक करना है, क्योंकि आपको BC और DE को इक्वल दिखाना है। अब आपको ऐसा ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा जहां पे साइड BC पक्का हो, तो डेट इज व्हाई वी हैव चोजन दिस ट्राइंगल एज ABC। और दूसरा जो आपको DE यहाँ पे दिखना चाहिए, बहुत क्लोजली दिखना चाहिए, वो आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल यहाँ पे ADE। ठीक है, तो ये आपको ट्राइंगल दो पिक करने हैं सबसे पहले। अब इसमें अगेन वही फंडा है यार, 3 पॉइंटर्स लाओ। ठीक है, बाद में इन्हें कॉन्ग्रुएंट करो, फिर CPCT लगाओ और CPCT लगाने से सीधे बोल दो कि BC आपका DE के इक्वल है ना। तो हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी यही होगा। हम 3 पॉइंटर कौन कौन से ला सकते हैं वो देखते हैं, हमें गिवन में कौन कौन पता है। तो सिंपल सा बात है, AC और AE को इन्होंने इक्वल बोला है, तो मैं यहाँ पे AC को, ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे AC को और AE को इक्वल ले सकता हूं क्योंकि ये तो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा किसी स्टूडेंट को। दूसरा, इसने AB और AD को भी बोला है। अगर आप देखो AB और AD भी आपको इस सीक्वेंस में दिख रहा है, तो AB और AD भी आपने ले लिया है यहाँ पे, ये भी आपको गिवन है। तीसरा चीज आपको गिवन है कि BAD और EAC सेम है। अब ऐसा तो हमने किसी क्वेश्चन में नहीं दिया देखा कि हमें 3 पॉइंट्स पूछे हों, है ना, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं और तीनों के तीनों पॉइंट हमें गिवन हो, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में भी ये चीज अभी कुछ मिसिंग है, ये ध्यान रखना। आपका जो
ट्राइंगल, ये जो एंगल BAD है वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। आपका जो ये है, ये एंगल A है और ये लेट्स एंगल 2 है, तो आपको यहाँ एंगल A और एंगल A2 ही इक्वल गिवन है। लेकिन आप जब थोड़ा सा नोटिस करेंगे, आपका जो ट्राइंगल है उसका नाम है BAD, है ना। तो आइडियली ये पूरा का पूरा एंगल यूज होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया है, उसने आपकी इस फिगर में सिर्फ ये वाला जो एंगल है वो किसी के इक्वल दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि आपका ये पूरा वाला जो एंगल है, ये एंगल अभी इनकम्प्लीट है और इस इनकम्प्लीट पार्ट में ये वाला एंगल जो आना चाहिए था वो मिसिंग है ना। क्योंकि हम जब भी किसी को प्रूव करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि आधा एंगल उसके आधे एंगल के इक्वल है, आधा साइड उसके हाफ के इक्वल है, ऐसा नहीं, हम पूरा पूरा एंगल लेते हैं। तो जब इस ट्राइंगल में हमें पूरा एंगल मिला ही नहीं, ये वाला एंगल मिसिंग पार्ट है, तो हमें इस क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मिसिंग वाला एंगल है वो आपको इन दोनों में ऐड करवाना है, और वो मिसिंग एंगल है यहाँ पे DAC फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। अगर आप इस ट्राइंगल ADE में भी ढंग से देखोगे तो इस ट्राइंगल को भी जो पूरा होना था उसके लिए पूरा एंगल ये था, है ना। तो इसमें भी ये वाला एंगल मिसिंग है। तो जब आपने दोनों साइड DAC को ऐड करवाना है इस क्वेश्चन में, आपको LHS RHS दोनों में एंगल DAC को ऐड करवाना है। यानी इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो आपका मिसिंग एंगल है, आपको उसी मिसिंग एंगल को ऐड करवाना है दोनों साइड। दैट इज द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। और जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड करवा दिया, ठीक है, तो ये अब आपके ट्राइंगल यानी एंगल आपका पूरा पूरा हो चुका है। तो ये बना अब एंगल BAD, और जब इन दोनों को भी एडिशन आपने करवाया वो बना ट्राइंगल आपका। सिंपल सी बात है, अगर ये BAD है तो वो बना आपका DAE। अब पूरा पूरा एंगल आपका इन्वॉल्व हो गया दोनों ट्राइंगल्स का। सो यस, अब आपके ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, तो अब ये ना मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ABC आपका यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADE के, वाया विच प्रॉपर्टी आप देख सकते हो दो साइड के बीच में एंगल है। जब आपने प्रूव किया तो आपने इन दोनों साइड्स को यूज किया और इस एंगल को यूज किया, तो वाया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हो गया आपका यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, आपने CPCT से, मैंने बताया था, आपने CPCT से क्या बोल दिया कि आपका BE और DE आपस में इक्वल है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो मैं फटाफट से लिख देता हूं, आपका ये जो ट्राइंगल DAP है, आपको दिखाना है कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्राइंगल EBP के, है ना। इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं आपके यही दो ट्राइंगल उठा लेता हूं। तो ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EPB में जो 3 पॉइंट्स मुझे लाके देने हैं वो मैं देख लेता हूं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन मुझे क्या क्या बोल रहा है, AB एक लाइन सेगमेंट है और P है यहाँ पे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर P है AB का, तो डेफिनेटली AP और ये जो आपका PB होगा वो इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले AP और ये जो मेरा BP है इसको ही यूज कर लिया, क्योंकि P जो मेरा है वो है यहाँ पे मिड पॉइंट, है ना। तो P जब मेरा मिड पॉइंट आ चुका है ऑन AB, तो मैं डायरेक्टली इस आउटकम का आंसर ये दे सकता हूँ। दूसरा चीज मुझे यहाँ पे क्या पता है, अब आगे उसने क्या बोला है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB के सेम साइड है, देखो दोनों ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो एंगल BAD है, BAD और ABE ये आपस में इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स आपको ऑलरेडी उसने यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं, तो कोई ट्रबल नहीं है। आपको डायरेक्टली लिखो आप कि आपका जो एंगल A है, आपका वो एंगल
बी के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तीसरा पार्ट जो आपको गिवन है, एक और एंगल आपको गिवन है ईपीए। ईपीए यानी ये वाला और ये वाला। तो सिंपल सा बात है, अभी यहाँ पे ईपीए और डीपीबी आपको गिवन है। तो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे ही यहाँ पे अगर आप इस पूरे ट्राइंगल को ढंग से देखो, ये वाला एंगल फिर से मिस हो गया है ना। आपका जो ट्राइंगल ये जो था ए पी डी वाला, इसमें फिर से उसने सिर्फ ये एंगल आपको किसी के इक्वल दिया, ये वाला मिसिंग हुआ। तो अगेन मुझे क्या करना है, मुझे दोनों साइड इस क्वेश्चन में फिर से ये जो मेरा मिसिंग वाला एंगल था ईपीडी और ईपीडी वाला, इसको ऐड करना है दोनों साइड। अब इसको ऐड करने से क्या हुआ, मेरा पूरा एंगल मुझे मिल गया जो कि है ए पी और डी। और यहाँ पे भी अगर मैं ढंग से देखूं तो मुझे मेरा पूरा एंगल मिल गया जो कि है मेरा बी पी ई, है ना। और अब मुझे मेरे तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, तो रूल अभी भी सेम है। तो जो आपका कॉमन एंगल था, ये जो दोनों में आपका कॉमन एंगल था, सिंपल सी बात है, आपने उस कॉमन एंगल को ही ऐड करवाया। इस क्वेश्चन में भी डिट्टो वही चीज हुआ जो पहले किया था। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में एंगल इन्वॉल्व हुआ, साइड इन्वॉल्व हुई, ये एक और एंगल इन्वॉल्व हुआ। तो ये आपका ए एस ए से हो गया। तो दिस पार्ट इज डन वाया ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने इनको कर दिया। और पार्ट नंबर बी में आपको सिर्फ क्या लिखना है, बाय सीपीसीटी, है ना, ए डी इज इक्वल्स टू बी। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी इजी लैंग्वेज, वेरी इजी वे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम आराम आराम से देखेंगे। सबसे पहले जो मुझे प्रूव करना है वो ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी को प्रूव करना है। ठीक है, तो एएमसी मेरा यहाँ लिखा है, बीएमडी मेरा ट्राइंगल यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों को मैं कैसे कॉन्ग्रुएंट करूं, तो इसका जब मैं प्रूफिंग स्टार्ट करूंगा तो रूल इज सेम। ट्राइंगल एएमसी को मैं क्या करता हूं, अपने बीएमडी के अगेंस्ट रखूंगा और मैं इन्हें अब इक्वल करने चलता हूं। और क्वेश्चन को मैं अब धीरे धीरे पढ़ता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल सी 90 डिग्री पे है। तो यानी उसने आपके इस एंगल को 90 डिग्री बता रखा है। चलिए, M इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी। तो ये जो M है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब ए बी का मिड पॉइंट होने का मतलब ये है, आपका यहाँ पे बी एम और एम ए आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्योंकि बी एम और ए एम आपका इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो मैंने देखा था ना, देखो देखो ए एम यहाँ बैठा है, बी एम यहाँ बैठा है, तो इनको इक्वल किया जा सकता है। तो आपका जो ए एम है वो यहाँ पे डेफिनेटली बी एम के इक्वल है। ये मिला मुझे मेरा पॉइंट नंबर 1। और ऐसा ये इक्वल है तो इसका मैं लॉजिक क्या दूंगा, क्योंकि जो मेरा m है वो मिड पॉइंट है किस पे बेटा, वो मिड पॉइंट है आपका ए बी पे। जो हाइपोटेनस बनाए हैं ए बी उसका मिड पॉइंट है, तो डेफिनेटली एक पॉइंट मुझे मिल गया। क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। C इज जॉइंट टू M प्रोड्यूस टू D सच दैट DM और CM इक्वल। अब उसने ये DM और CM भी इक्वल बोल रखा है। तो चलो यार एक और आउटकम ले लेते हैं जो हमें गिवन है यहाँ पे। और वो आपको क्या क्या गिवन है कि आपका ये जो DM है और जो आपका ये CM है ये भी आपस में इक्वल है। चलिए यार, किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 में मिल गए हैं। पॉइंट डी को ज्वाइन कराए गए बी से एंड नथिंग एल्स। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, तो अब जो आपको करना है वो सारा अपने ब्रेन से करना है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे लेके आएंगे, एक्स्ट्रा भी तो चाहिए होगा ना यार। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें यहाँ पे लेके आना है वो पॉइंट ये है कि आपके ये दोनों एंगल जो है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो बस इसी को ध्यान रखना है एक्स्ट्रा पॉइंट में। तो जो आपका एंगल DMB होगा
और यहां से जो आपका एंगल AMC होगा वो आपस में हो जाएंगे इक्वल वाया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए तो आपका ये जो ट्राइंगल आपने प्रूव किया है, आपने ये साइड इन्वॉल्व किया, ये साइड और इस एंगल को इन्वॉल्व किया, तो ये हुआ आपका साइड एंगल साइड से कॉमन। ठीक है, तो पहला पार्ट मेरा यहाँ डन हो चुका है कि मेरा जो ये AMC है वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया है आपके BMD के, है ना, वाया SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो यहां तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप इस पार्ट तक लिख लीजिएगा आराम से पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में। अब आपको DBC को दिखाना है राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये एंगल आपका 90 डिग्री आपको पिछली बार गिवन था, अब ये 90 गिवन है। तो अभी क्या हुआ था, हमने जब प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट 1 में जब हमने AMC को, सिंपल सी बात है, BMD के कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, तो वहां पे हम CPCT से एक रिजल्ट को यूज कर सकते थे और वो रिजल्ट ये था कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा सकते थे वाया CPCT। क्यों? क्योंकि आपने ये साइड और इस साइड को इन्वॉल्व किया था और इस साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे, ये रूल हमें पता है। तो CPCT से आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अपना एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल दिखा दिया। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के आपको कैसा लिखना होगा, यू गाइस नो, आपको लिखना होगा इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, B और A नो डाउट इक्वल है लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो आपको लिखना होगा DBM, यानी वही बात चल रही है। और जो आपका एंगल बनेगा यहाँ पे CAM वो आपस में इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लग रहे हैं मुझे। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कन्वर्स लगता है, कन्वर्स जो कि स्कूल में नहीं लिखवाया जाता है इस लैंग्वेज को, लेकिन आई एम राइटिंग दिस फॉर यू। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो कन्वर्स होता है उसके हिसाब से मैंने बताया था आपको, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो ये Z बन गया। इट मींस ये दोनों लाइंस, यानी आपका जो BD है वो यहाँ पे पैरेलल बन जाएगा AC के, तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा। और जैसे ही यहाँ पे AD को, BD को और AC को आपने पैरेलल दिखा दिया, तो पैरेलल लाइंस में एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके। तो जैसे ही आपको फिर एक प्रॉपर्टी से मैं और इन्वॉल्व कर देता हूँ। अब जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जिसको आप BD और जिसको आप CA बोल रहे हो, तो पैरेलल लाइंस में ये दो जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, है ना, तो क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो जो एंगल B होगा और जो एंगल C होगा वो आपस में 180 होंगे। और प्रॉपर्टी आपको पता है, ये हैं दोनों को इंटीरियर एंगल्स। जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें कि C आपका ऑलरेडी 90 है, तब ये 90 अगर 180 को माइनस करने जाएगा तो यहां से आपका जो सेकंड पार्ट है कि जो मेरा एंगल B है वो आ जाएगा 180 में से 90 माइनस करके, यानी 90। तो जैसे ही आपका एंगल B यहां मैंने 90 लिख दिया, इट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये जो DBC है, आपका जो DBC है ये बन जाएगा एक राइट एंगल। एम आई क्लियर टू यू? तो जैसे ये राइट एंगल बन गया, माई सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन। होपफुली ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में।
थर्ड पार्ट में आप मुझसे DBC और ACB को करवाना चाह रहे हो कॉन्ग्रुएंट, तो मैं सिंपल सा लॉजिक देता हूं। जब मैं इसको प्रूफ करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। अभी अभी मैंने एंगल B और एंगल C को इक्वल किया है। आई हैव जस्ट प्रूव्ड अबव, मैंने जस्ट अभी अभी प्रूफ किया था तीसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में। पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पार्ट अगर मैं इसके लिए देखूं तो मुझे दिख रहा है बेटा BC और BC मेरा कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं होगा। और जो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ इन्वॉल्व करना है, आपको BD को AC के इक्वल बोलना है। आपको यहाँ BD को AC के इक्वल बोलना है और ये आपको लिखना है कि आपने प्रूफ किया था, प्रूव दैट योर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में प्रूफ किया है। मैं आपको दिखाऊं आपने इसको कब प्रूफ किया। जब आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, जब आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दिया था तो CPCT से एक चीज यहां और हो सकती थी कि जो आपका BD है, जो आपका BD है वो आपके यहाँ AC के भी इक्वल हो सकता था इन पार्ट नंबर 1। और इसका रीजन क्या है आप यहाँ देखो, ये देखो AC किसके इक्वल होना चाहिए, BD के। तो मैंने बताया था आपको कि CPCT से ये दो साइड्स भी इक्वल हो सकती है यहाँ पे। तो इसी लॉजिक को आपने यहाँ पे इन्वॉल्व किया कि जब आपने पार्ट 1 में इन दोनों को इक्वल बोला था, तो अब सिंपल सा बात है आपने इन लोगों को यूज किया है। तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने इन दोनों को प्रूव कर दिया। और अब बचा मेरा लास्ट पार्ट, जब आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो अगर मैं यहाँ CPCT लगाता इन दो ट्राइंगल्स में, तो ये देखो DC जो कि 1-3 में बैठे हैं और AB जो कि 1-3 में बैठे हैं, तो आपका यहाँ पे DC जो होता वो AB के इक्वल आ जाता वाया CPCT। ठीक है, और अब चलते हैं इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट में। सिंपल सा बात है, ये है आपका मिड पॉइंट AB का। तो जो आपका AB है वो आपने बोला आपका DC के इक्वल है। जो आपका AB है आपने बोला सर वो DM प्लस CM के एडिशन से होगा, यानी इन दोनों को जोड़ने से CD आता है। फिर आपने बोला सर एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे हमें दिख रहा है जहाँ पे DM और CM आपस में इक्वल बोले गए हैं, आप इस पॉइंट को देख सकते हो। और अगर DM CM आपस में इक्वल हैं तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं ट्वाइस ऑफ CM इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस DM की जगह अब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो इस DM की जगह यहाँ पे CM लिखा जा सकता है और CM प्लस CM इज ट्वाइस ऑफ CM। ये 2 जब नीचे आएगा तो आपका CM यहाँ क्या बन जाएगा, AB/2। And with this way, here this exercise is over. Hopefully things are clear to you. अगर कोई चीज क्लियर ना हो, you can again ask me in the classroom. Thank you.